दुर्ग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। दुर्ग में दो गो चीज़ मिला है। पहल का तो माल गोदाम मिला है और दूसरा का मिला है भाई साहब स्नानागार यानी स्विमिंग पूल मिला है। उसी के बारे में आज पढ़ेंगे थोड़ा सा। बोल रहा है कि इस पर हमें एक माल गोदाम मिला है। ठीक, माल गोदाम के नीचे के हिस्से के को ईंटों से बनाया गया था। यह अभी शेष है, जबकि ऊपर के हिस्से लकड़ी के बने थे जो समय से नष्ट हो गए। माल गोदाम है अभी, और जो माल गोदाम है ना उसका जो नीचे का फर्श था ना उसको किस चीज़ से बनाया गया था? ईंटा से बनाया गया था। ठीक है ना। और जो ऊपर का था उसको लकड़ी से बनाया गया था, जो कि लकड़ी जो थे ना समय के अनुसार से वह खराब हो गई, घुन लग गया, वो खराब हो गई। लेकिन अभी भी है माल गोदाम जो है ना, वो अभी भी वो है। उसके अंदर का देखिएगा ना तो वो ईंटा से बना हुआ है। खास ईंटा तो खराब ना होता है, लकड़ी जल्दी खराब होता है ईंटा की तुलना में। एक विशाल वहाँ पर क्या मिला है भाई साहब? एक स्नानागार मिला है और एक माल गोदाम मिला है। एक बड़ा सा क्या मिला है? स्नानागार भी मिला है यानी स्विमिंग पूल मिला है, और एक माल गोदाम मिला है। माल गोदाम क्यों मिला है भाई साहब? वहाँ पर रखाता था क्या? अन्न 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 या अनाज, जो भी बोल लीजिए आप। स्नानागार के बारे में पढ़ते हैं। यह आंगन में बना था। ठीक, इसका आकार आयताकार था, यानी ये इस तरह का था। ठीक है ना, इस तरह का था, और इसमें सीढ़ियाँ थी नीचे उतरने के लिए। यहाँ ये इस साइड में उत्तर उत्तर और दक्षिण में। ऊपर क्या होता है? ऊपर क्या होता है नक्शा में? नॉर्थ होता है, और नीचे क्या होता है? साउथ होता है। यानी सीढ़ियाँ थी। कहाँ पर थी भाई साहब? तो इसमें। ठीक है ना, नीचे उतरने के लिए दो गोल सीढ़ियाँ थी। एक तो उत्तर की ओर से थी और एक दक्षिण की ओर से थी। यह स्नानागार चारों तरफ से गलियारे से घिरा था। कहने का मतलब ये है कि देखिए ये आपका स्नानागार है ना, और ये देखिए अगल बगल से ये मकान था। ये गलियारा है ना जिसको बरांडा आप बोलते हैं, ये पूरा जितना है ना ये सब गलियारा है। क्या है ये आपको जो दिख रहा है? ई वाला, हाई वाला, ई वाला, ई सब, हई सब, ये क्या है? गलियारा है। ठीक है ना। हई जो है ना ये क्या है? स्नानागार है। इसमें सीढ़ी है एक और दो यहाँ पर उत्तर और दक्षिण में। ठीक है ना। लिखा है ना कि जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में दो सीढ़ियाँ बनी थी। उत्तर किसको बोलते हैं? ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। जलाशय के तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिसमें से एक में बड़ा कुआं था। जलाशय के पानी बड़े नाले में बह जाता था। ठीक है ना। जो तीनों ओर कक्ष बने थे ना, तो गलियारा था, उधर रूम बना था ना, ये वाला जलाशय था ना आपका, ये जलाशय है, और इसे अगल बगल रूम बना है ना, तो इसमें से किसी रूम में ना एक में कुआं था। ठीक है ना। और कुआं से पानी इसमें आता था या इससे पानी इधर जाता था नली के द्वारा, और नली के द्वारा ये जो दीवारें हैं, अब बगल में क्या थी? रोड थी। तो जलाशय के पानी नली के द्वारा दीवारों से होते हुए गली के नलियों में चली जाती थी। सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन करते हैं। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोगों के अंदर सामाजिक भिन्नता था? कहने का मतलब ये था कि ऊंच नीचे, छोट जात का ये सब था, कि ये छोट जात का है, ये बड़ जात का है, जिस तरह से आज है वो देखते हैं हम लोग। सावधान, देखिए कैसे पता करेंगे उसके बारे में? कैसे हो सकता है? जिंदा तो है ना, लिख के तो गया नहीं है, जो लिखा है समझ नहीं आया, पढ़े नहीं है, तो हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। मतलब कि लाशें जो मिली है ना उससे पता करते हैं। कहने का मतलब ये जब मिस्र में जो मिस्र के पिरामिड मिले थे भाई साहब, उसमें ना कुछ राजा जो राजा के पिरामिड थे। कहने का मतलब ये ना कि जब राजा मारा था ना उसका लाश उसमें दफनाया गया था, और जो सोना चाहिए था धन सब उस पिरामिड में दफनाया गया था। तो क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग भी ऐसी करते थे? ऊंच नीच का भाव रखते थे। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिला है ना कि जो कब्र है वह विभिन्न प्रकार के मिले। मतलब कहीं छोटा मिला है तो कहीं बड़ा मिला है, तो किसी के नीचे ईंटा बिछाया गया है तो किसी के नीचे नहीं बिछाया गया है। तो वही हम पढ़ेंगे सावधान के बारे में, लाशों के बारे में पढ़ेंगे। उसमें सावधान से वो कैसे है लाश, वो देखते हैं। मिस्र के विशाल पिरामिडों से कई पिरामिड राजकीय सावधान थे, जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। हम आपसे बोले थे ना कि मिस्र के पिरामिड में कुछ राजा का था, कि जिससे राजा मरेगा तो उसका इसमें लाश रखाएगा, और जो धन संपत्ति था उसको भी उसी में पिरामिड में दफना दिया गया था।
हड़प्पा स्थलों से मिले सावधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। कह रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता से लाशें मिली है यह कोई पिरामिड में नहीं था, यह ना गर्त में यानी गड्ढा खोन के उसमें दफनाया गया था। जिस तरह से आज के डेट में मुस्लिम लोग करते हैं ना, वैसे ही ये लोग किए थे। कभी कभी सावधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कह रहे हैं ना, कभी कभी उन दोनों गर्तों की जो बनावट थी भिन्न होती थी। मतलब किसी के नीचे मिट्टी का रहे चिकनाई था, पत्थर का, सीमेंट थी, क्या बोलते हैं, ईंट का। कुछ स्थानों पर कई सतहों पर ईंटों की चिनाई की थी। इससे यह पता चलता है, क्या आप बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उच्च नीच का भाव रखते थे। कहने का मतलब ये है कि एक के गर्त आप देखे हैं तो उसमें ये ईंटा के चिकनाई, मतलब नीचे ईंटा नहीं बिछाया गया था, दूसरे में बिछाया गया था। क्या यह किस ओर संकेत करता है? ये करता है या नहीं करता, ये पूरा ताजवी इसमें कन्फ्यूज है। ठीक है ना, तो आप इसको अपने मन से सोच के सोचिएगा, जवाब दीजिए। क्या ऐसा भिन्न था समाज उस सब का? ऐसे ही और देखते हैं, दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल लेके। जिस तरह से हम सावधान के बारे में पढ़े हैं, पता लगाने के लिए अब दूसरे चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण मिले हैं, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिनके अनुसार इन वस्तुओं का मरणोपरांत का प्रयोग किया जा सकता था। कुछ कब्रों में क्या मिला है? मिट्टी के बर्तन मिला है और गहना जरूरत जो आभूषण होता है ना, वो सब मिला है। इससे पुरातात्विक यह सोच रहे हैं कि क्या मरने के बाद लोग इसका इस्तेमाल करते थे। मतलब कहने का मतलब ये कि लोगों की क्या मान्यता यह थी कि जब लोग मर जाएगा ना तो उसका सामान जो है ना ये सब दान कर दो, ये इस्तेमाल करेगा। क्या ऐसा सोचते हैं लोगों की मान्यता? पुरुष और महिलाओं, पुरुष और महिलाएं दोनों के सावधानों से आभूषण मिले। पुरुष और महिला दोनों के लाशों के पास से क्या मिले? आभूषण मिले। ठीक है ना। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छले, जिस पर एक प्रकार के उपरत्न मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनके से बनाया एक आभूषण मिला है। 1980 में कब्रिस्तान में, हड़प्पा के कब्रिस्तान में जहाँ लाश गाड़ा था वहाँ पर खुदाई किया गया, तो उसमें से क्या मिला भाई साहब? एगो पुरुष का खोपड़ी मिला है और खोपड़ी के बगल में ना मनका मिला है और आभूषण मिला है। ठीक है ना। जो तीनों शंख के 3 छले मिले हैं ना, उस पर एक ही प्रकार का डिजाइन बनाया हुआ था। और क्या मिला है? सैकड़ों में छोटे छोटे मनके के बना बना के आभूषण मिला है। क्या लगता है वो पंडित जी थे क्या? वो कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया गया था। यहाँ पर तो क्या मिला है? अभी देखे ना, एक आदमी के बगल में क्या मिला है? आभूषण मिला है और तांबे मिट्टी के बर्तन मिला है। ठीक है ना, मृदभांड। लेकिन यहाँ पर देखिए कहीं कहीं तो दोस्त ना तांबे के दर्पण यानी शीशा मिला है, तांबे का शीशा मिला है। शीशा तो नहीं था लेकिन तांबे का आकार का जिस पे शीशा था ना, वो आकारवा मिला है। ठीक है ना, तांबे का है। वो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, देख लीजिए उसको। लास्ट में निष्कर्ष यह निकला ना कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में कोई विश्वास नहीं था। ये आज भी है और पहले भी था। कुल मिला के यह पता चला ना कि मतलब कि लोग महंगी महंगी चीज़ें ना मृतकों के साथ नहीं दफनाते थे। भाई साहब काहे दफनाएगा? काहे से उसको पता है कि तुम जाओ तो तुम्हारा सामान हम इस्तेमाल करेंगे, तो काहे के दफनाएगा? गलती मान लीजिए कोनो मर गया, उसके पास करोड़ों की गाड़ी है, तो क्या करोड़ों गाड़ी उसको नीचे दब देगा? ना नू, वो कहेगा तू गया तब हम चलाएंगे इसको, नहीं देगा। भले कुछ 2-4 पैसा दान कर देगा, ले बस दिखाने के लिए। कोई किसी के लिए नहीं जीता है यहाँ पर, सब अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। समझ गए ना। रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं देखते हैं। रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं में जैसे में कि प्रतिदिन लोग क्या इस्तेमाल करते थे उसके बारे में देखते हैं। इनको पत्थर, मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जाता था। ये जो लोग प्रतिदिन इस्तेमाल करते थे ना, उनको किस चीज़ से बनाया जाता था भाई साहब? पत्थर, मिट्टी और जो पदार्थ आसानी से मिल जाता है, जैसे सेल खड़ी का पत्थर, इन सब चीज़ों का ना से जो चीज़ बनता था उसी से बनाया जाता था। ठीक है। क्या क्या बनता था? चकिया बनती थी, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, सुइया, झावा आदि शामिल इत्यादि चीज़ें बनती थी।
ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई है। पुरातात्विक इन वस्तुओं को कीमती मानते हैं। ये जो चीज़ें है ना वहाँ पर ना मतलब अधिक मात्रा में पाई गई है। पुरातात्विक सोचते हैं ना कि हो सकता है ये कीमती मात्रा, ये कीमत इसकी ज़्यादा होगी। दुर्लभ हो या महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी है। ये जो चीज़ें बनती थी ना, ये जो हम आपको दिखा है, ये सब ये बड़ा मेहनत से बनती थी और ये सब बनाने में बहुत मेहनत। जैसे फैंस को देख लीजिए, फैंस कहती है घड़ा है, फैंस इसको बोलते हैं फैंस, ठीक है ना। इसको ना ये देखिए किस चीज़ से बना है फैंस। ये तो बहुत महंगी चीज़ है। फैंस है किसी घिसी हुई रेत या बालू तथा रंग चिपचिपे पदार्थों के मिश्रण का पकाकर बनाया गया था फैंस को। इसको कैसे बनाया गया था? बालू ले लीजिए, चाहे घिसी हुई रेत यानी बालू, और उसके बाद रंग और चिपचिपे पदार्थ को मिला के सबको इस उसी प्रकार से इसको फैंस को बनाया जाता था। जिस तरह से आप माटी, जिस तरह से आप एथी सीमेंट में सीमेंट पानी और बालू डालते हैं ना, उसी तरह से ये लोग मिलाते थे और तब फैंस बनाते थे, घाड़ा बनाते थे। उसका नाम फैंस रखा गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़ी बस्तियों में केंद्रित है और छोटी बस्तियों में ये कम मिले हैं। ये जो भी ये फाइनेंस चीज़ है, ये जो किस चीज़ से बना है भाई साहब? महंगे पदार्थ से बना है। और जो वस्तुएं मतलब कि कठिन से बनती थी, आशा से नहीं बन पाई थी। हर बार जब आप भी उसको बनाइएगा तो उसको बनाने में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगता है। ये सब चीज़ें कहाँ से मिली है भाई साहब? मोहनजोदड़ो से मिला है। छोटे छोटे बस्तियों से नहीं मिला है, ठीक है ना, बड़ा बस्तियों से मिला है। फैंस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे। जो फैंस से बना था मृद भांड, शायद लोग इसका इस्तेमाल करते थे कोई मतलब कि कोई एकदम जो क्या बोले हम आपको, सुगंधित ना होता है, जो अति आवश्यक होता है, इम्पोर्टेंट, उसको लोग हो सकता है उसमें रखते थे फैंस के घड़ा में। फैंस अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है भाई साहब? अधिक मात्रा में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिला है। फैंस कालीबंगा से नहीं मिला है, ठीक है ना, कालीबंगा से नहीं मिला है। कालीबंगा छोटा बस्ती हो गया ना, तो ये वहाँ नहीं मिला है। सोना भी दुर्लभ था, आज की तरह कीमती था। ये हड़प्पा स्थलों से मिले। सोना जिस तरह से आज महंगा है, उस समय भी महंगा था। और ये कहाँ से मिला भाई साहब? हड़प्पा से मिला है। ये देखिए सभी स्वभूषणों संचयों से प्राप्त हुए थे। जितने भी गहना जवाहरात मिला है ना, एगो घड़ा में रखा गया था, ठीक है ना। जिस तरह से आज के डेट में लोग तिजोरी रखते हैं ना, तिजोरी में ताले चाबी रख देते थे ना, तो उस समय तिजोरी का था, घड़े नहीं था। और देखिए यहाँ पर आपको और आगे चल के पढ़ने को मिलेगा कि ये जो स्वरभूषण जो है ना, इसको कहा जाता है संचयों में। संचय उसको बोलते हैं ना कि जैसे कि बक्सा समझ लीजिए, उसमें सामान रख दीजिए, बस कोई उसको टच नहीं करेगा। तो वैसे ही लोग उस समय, बक्सा तो नहीं था, टीना ये सब का इस्तेमाल उस समय नहीं होता था, तो लोग किस में रखते थे अपने गहना जरूरत पैसा वैसा को? तो मिट्टी के बर्तन में रखते थे, घड़ा में रखते थे, ठीक है ना। जिसमें आप गर्मी के दिन में पानी रखते हैं ना, उस समय के लोग उसी में रखते थे स्वरभूषण। संचय देखिए यहाँ पर पुरातात्विक संचय शब्द का प्रयोग किए हैं। लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक, यानी लोगों के द्वारा सावधानी पूर्वक ध्यान से अधिकांशतः अधिक पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता था, ठीक है ना। ऐसे संचयन आभूषणों या धातुओं के भी हो सकते थे। जिस तरह से हम अभी बोले आपको कि ये सर्वभूषण जो है, सर्वभूषण, ये कहाँ रखा था? घड़ा में रखा था, ठीक है ना। कहाँ रखा था? घड़ा में। उसी तरह की हो सकता है कि लोग धातु भी रखते होंगे घड़ा में रख के। और एक बात, उस चीज़ को कोई कब तक वो जो चीज़ थी ना,
जैसे मान लीजिए कि इनको कैसे पता चला कि लोग इसमें रखते थे। जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुआ तो उसमें से घड़ा मिला। जब उस घड़े को जब फोड़ा गया ना तो उसमें से जो थे ना आभूषण ये सब मिले। अगर पुरातात्विक उसको नहीं फोड़ते तो ना जाने कई हजारों साल तक वही में रहता है। मतलब उसमें से नहीं हटता जब तक कोई दूसरा व्यक्ति उसको नहीं हटा पाता। ठीक है ना, संचय में से, यानी समझिए तो आप उसको तिजोरी समझ लीजिए। शिल्प उत्पादों के विषय में कुछ पढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो मोहनजोदड़ो है 125 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है ना, और चनहुदड़ो का है 7 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यानी चनहुदड़ो से मोहनजोदड़ो कहीं अधिक बड़ा है। ठीक है, चंदहुदड़ो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न था। चंदहुदड़ो में चंदहुदड़ो जो जगह था, यहाँ पर क्या बनता था भाई साहब, शिल्प उत्पादन होता था। मतलब कि लोग अपने से यहाँ पर अधिक मात्रा में शिल्प उत्पादन करते थे। कारीगरी हाथों से बनता था। शिल्प कार्यों में क्या क्या वस्तुएं मिलती थी। देखिए, शंख की कढ़ाई होती थी, धातु कर्म, धातु पे कार्य होता था, लोहा पे मुहर बनता था, बाट बनता था। बाट किसको बोलते हैं, बटखारा को बाट बोलते हैं। ठीक है ना, मनकों को बनाने में पदार्थों का प्रयोग, मनका को बनाने में क्या क्या चीज़ लगता था उसको देखते हैं। कार्निलियन लगता था, जो कि सुंदर लाल रंग का है। ठीक है ना, ये सुंदर लाल रंग का पता है कार्निलियन। जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेल खड़ी पत्थर, तांबा, कांसा, सोना। ये तांबा कांसा जो थे ना, सोना, ये धातु थे। ठीक है ना, फायंस और पकी मीटे, इन सभी चीज़ों से ना ये मन का बनता था। मनके के कई आकार होते थे, जैसे में चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार, खंडित इत्यादि। मनके बहुत प्रकार के बनते थे। कुछ को उत्कीर्ण या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखा चित्र उतरे गए थे। मतलब कि जो मन का मिला है ना, कुछ को ना उस पे ना आप ईंटा जब पाटते हैं ना तो देखते हैं उसमें से जो ईंटा का कंपनी के नाम लिखा रहता है वो क्या होता है, उत्कीर्ण हो जाता है ना। वह चित्र क्या होता है, उत्कीर्ण हो जाता है, अपने आप उभर जाता है ना, क्योंकि उसमें वह ढांचा में लिखा गया था। तो ऐसे ही करके ढांचा में भी बनाया जाता था मन को, और उस पर हाथ से शिल्पकारी भी किया जाता था। उस पर डिजाइन बना दिया जाता था, किस पे, घाड़ा पे, मटका पे। सेल खड़ी पत्थर का प्रयोग बनाने में इसका होता था, किसका, मानका बनाने में। देखिएगा, सेल खड़ी पत्थर के चलते ही ना मानका जो है एकदम छोटे छोटे आकारों में बना था। कैसे कि भाई साहब, सेल खड़ी पत्थर जो है बहुत मुलायम होता है और इस पर काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन बाकी जो पत्थर है, पिंड है, वो तोड़ने में उसका ना हालत बिगड़ता है, उस पर छोटे छोटे चीज़ नहीं बन पाते हैं। वो आगे बताएगा आपको। सेल खड़ी एक बहुत मुलायम पत्थर है, इस पर आसानी से कार्य हो जाता है। कुछ मन के सेल खड़ी चूर्ण के लेप को सांची में ढाल कर तैयार किए जाते हैं। ये कर है ना, देखिए, जैसे आप सेल खड़ी पत्थर से मानका बना रहे हैं। ठीक है ना, और उसमें से कुछ सेल खड़ी के पत्थर जब बनाइएगा तो उसमें छोटा छोटा कण निकलेगा बाहर ना। जब वो कण छोटा छोटा निकल गया ना तो उसको लेके एक ढांचा में डाल दीजिए और वहाँ से एक मानका बनकर तैयार हो जाएगा। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई आकार विविध आकारों के मन के बनाए जा सकते थे। क्या करा, हम आपको बताया ना कि जो बड़े बड़े पत्थर थे उनसे तो छोटे छोटे नहीं बनता था क्या, मन का। लेकिन जब छोट मन का बनाना होता कैसे बनेगा, जब छोट मन का बनाना है तो भाई साहब जो सेल खड़ी पत्थर हुआ था इसी से बनेगा। आप उसको फोड़िएगा ना तो छोटा छोटा जो उसमें कण निकलेगा ना उसको मिला के छोटा सा आकार में बना दीजिएगा सेल खड़ी पत्थर से। पत्थर के पिंडों को पहले छोटी आकारों में तोड़ा जाता था और बारीकी से उसको सल्क निकालकर उन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। जो बड़े बड़े पत्थर थे उसको छोटे छोटे आकारों में तोड़ा जाता था, उसके बाद उससे मानका बनाया जाता था जिस तरह का बनाना होता था। फिर क्या होता था, घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ यह प्रक्रिया पूरी होती थी। उसके बाद इसमें मनके को बनाने के बाद पॉलिश करते थे, उसको डेंटिंग पेंटिंग करते थे, उसके बाद लास्ट प्रक्रिया का होती थी। और देखिए
जो उसमें छेद किया जाता है ना वो औजार भी मिला है। कहाँ से मिला है? चनुद्रो अवलोथल से, धोलावीरा से छिद्र करने के विशेष उपकरण मिले हैं। ठीक है ना। चनुद्रो लोथल और धोलावीरा से ये उपकरण कहाँ से मिले भाई साहब? चनुद्रो लोथल और धोलावीरा से छेद करने वाले उपकरण मिले हैं। नागेश्वर और बालाकोट, ये जो है ना नागेश्वर और बालाकोट शंख से बनी वस्तुओं का निर्माण का विशिष्ट केंद्र था। नागेश्वर और बालाकोट मानचित्र 1 देखिएगा तो उसमें नागेश्वर और बालाकोट जो है ना समुद्र के किनारे है। तो यहाँ पर भाई साहब ना शंख से बनी वस्तु मतलब कि निर्माण होता है, शंख से बनाया जाता है वस्तु, और यहाँ से बना के बड़े बड़े शहरों में भेजा जाता था। जैसे चूड़िया, करछिया, पक्की, पचिकारी, ये सब कहाँ बनते थे? नागेश्वर और बालाकोट में। नागेश्वर और बालाकोट स्थानों से बनकर संघ के माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। ठीक है ना। यहाँ नागेश्वर और बालाकोट से बना के यहाँ पर समझिए तो यहाँ पर फैक्ट्री था, यहाँ पर बनेगा और सप्लाई अगल बगल शहरों में होगा। संभवतः शायद चनुद्रो और लोथल से तैयार माल जैसे मनके, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। जिस तरह से नागेश्वर और बालाकोट से दूसरे जगह जाता था, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि चनुद्रो और लोथल से भी जो माल था मनके बन के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लाया जाता होगा, आता होगा। उत्पादन केंद्रों की पहचान, मतलब कौन चीज़ कहाँ होता था उसको जगह देखते हैं। पुरातात्विद शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए निम्नलिखित को ढूंढते हैं। पहले का भाई साहब प्रस्तर पिंड, फिर पूरे शंख, तांबा अयस्क जैसे कच्चा माल, ये सब चीज़ें जहाँ मिलेगी वहीं पर ना ये सब चीज़ बनता होगा। जिसे जो चीज़ जहाँ मिलता है वहीं पर उसका फैक्ट्री बनता है। औजार अपूर्ण वस्तुएं उसको बोलते हैं जो पूरी तरह से बन नहीं पाई। त्याग दिया गया माल और कूड़ा करकट, कूड़ा करकट मेन है इसमें किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए। कैसे जो भी उससे मलबा निकलेगा, कूड़ा करट निकलेगा, आप उसको फेंक दीजिएगा वहीं पर और वो ही रहेगा। इससे पता चलता है कि हाँ इससे यहाँ पर ये चीज़ बनती थी। कूड़ा करकट शिल्पकारों के सबसे अच्छे संकेतों में से एक है। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल देखिएगा बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख या पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के सामान पर फेंक दिए जाते थे। यदि मान लीजिए किसी भी चीज़ को बनाइएगा तो जरूरी है ना इना है फिक्स में उसमें सब चीज़ उसमें लग जाएगा, उसमें से कुछ चीज़ बचेगा टुकड़ा वगैरह ना, तो उसको क्या करते थे लोग वहीं पर फेंक देते थे। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़े को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। कभी कभी ना जैसे मान लीजिए कुछ बन रहा है और वो बनते बनते खराब हो गया, उस आकार का नहीं बन पाया, लेकिन फिर उसको तोड़ के फिर दूसरे आकार का बनाया था, यानी बड़े आकार को तोड़ के छोटे आकार का बनाया जाता था। परंतु बहुत छोटे टुकड़े को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। बहुत छोटा एकदम ही हो जाता था ना, जिसे बालू की तरह उसको उसे छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस और संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अलावा मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। ये छोटे छोटे टुकड़े ये बताते हैं कि भाई साहब कि जो ये छोटे छोटे जगहों पे जिस तरह से काम होता था ना विशिष्ट शिल्पकारी का, उस तरह से मोहन और हड़प्पा इन दोनों बड़े जगहों में भी इसका काम होता था। कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी चीज़ जहाँ पर मिलेगा तभी ना लोग उसको वहाँ पर बनाएंगे। कच्चा माल जहाँ प्राप्त होगा लोग उसको वहाँ इस्तेमाल करेंगे।